नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक फ्रांस की क्रांति के तीसरे चरण को लेकर के उपस्थित हूं। इसके पहले हमने भौगोलिक खोज, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का 2 चरण देखा। आज हम एक तीसरे चरण, जिसको हमने एक विशेष नाम दिया है, इसमें हम विशेषकर नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे। यह वह शख्सियत है जिसने यूरोप में एक नए युग का शुरुआत करता है, या यूं कहें इसके साथ ही एक युग का खत्म होता है और एक युग की शुरुआत होती है। अब वो ज्ञात होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ होती है और कई उतार चढ़ाव आते हैं। राजतंत्र खत्म होता है, संवैधानिक राजतंत्र आता है। मिराबे के मृत्यु के बाद में रोबेस्पियर फ्रांस का तानाशाह बन बैठता है और आतंक का राज काबिज करता है। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है डायरेक्टरी के सदस्य के रूप में। इनको क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। के साथ ही रोबेस्पियर का भी लीला समाप्त होता है, आतंक का राज खत्म होता है और डायरेक्टरी के सदस्य के रूप में ये जो कारनामा करते हैं, इस कारनामे के साथ ही एक युगांतकारी घटना पूरे यूरोप में होती है और यह फ्रांस को एक नई ऊंचाइयों, एक नई बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। और हम देखेंगे कहीं ना कहीं इस नेपोलियन का जो अभियान है पूरा यूरोप को एकीकरण का, उसमें कहां तक ये सफल होते हैं और कहां तक ये सफलतम प्रयास करते हैं। देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ये अपने पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है, ये अपने जीत के लिए जाना जाता है और यहां तक कि एक निपुणता के लिए भी जाना जाता है। इसका उदय फ्रांसीसी क्रांति से होता है। इस फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति के रूप में शामिल होते हैं और अपनी क्षमता, अपने बल, अपनी कौशल और अपनी चतुरता के लेवर्नेस के दम पर यह एक नई ऊंचाइयों को छूता है और सेनापति के रूप में इसकी जो कार्य क्षमता रहती है वह लाजवाब होती है। और पहली बार जो लोगों के जनमानस में अपनी छवि उजागर करता है वह 1793 ईस्वी में टेलिरिज के वार में, जब यह चारों तरफ से घिर जाता है और वहां लगता है कि यहां से नेपोलियन का निकलना मुश्किल है, और उस युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का ऐसा कला प्रदर्शन करता है कि दिलों में राज करने लगता है। और उसके बाद इसकी क्षमता को देखते हुए जो नेशनल असेंबली बना था, नेशनल असेंबली को भंग करके कन्वेंशन बना हुआ था, कन्वेंशन की रक्षा के लिए नेपोलियन को लगाया जाता और कन्वेंशन की रक्षा यह 1795 ईस्वी में बड़ी निपुणता और कुशलता पूर्वक करता है, जिसका नतीजा यह होता है कि डायरेक्टरी के सदस्य नेपोलियन को फ्रांस के विस्तार, इसका मतलब यह हुआ कि पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करने के उद्देश्य से इटली अभियान पर इसको भेजा जाता है। 2 मार्च 1796 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट इटली के अभियान पर जाता है और इटली पर अपना कब्जा जमाता है और कब्जा जमाते ही वहां का राष्ट्रपति बनता है। फिर वहां के संविधान में संशोधन कर परिवर्तन करके वहां का सम्राट बन बैठता है।
अभी तक यह फ्रांस में सम्राट नहीं है, लेकिन यह इटली में सम्राट, राष्ट्रपति फिर सम्राट बनता है। और इसकी जो ये आगे बढ़ने की जो ये लालसा है, ये कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरी के सदस्य होते हैं उनको यह भाता नहीं है। उनको एक भय उत्पन्न होने लगता है कि जो व्यक्ति पड़ोसी राष्ट्र में जाकर के सम्राट बन सकता है, मतलब फ्रांस आने के बाद में कहीं ना कहीं एक अलग माहौल खड़ा करेगा। इस डर से वो लोग चाहता है कि वो फ्रांस वापस नहीं आए, लेकिन यह फ्रांस भी लौटता है। और फ्रांस लौटने के बाद में यह सीमित नहीं रहता है और अगले अभियान पर 1798 ईस्वी में इसको मिस्र अभियान पर भेज दिया जाता है, जहां मिस्र में नील नदी के तट पर युद्ध होती है नेपोलियन और मिस्र के सेनाओं के बीच, जिसको नील नदी का युद्ध कहते हैं। और इस नील नदी के युद्ध में नेपोलियन के भी सैनिकों की बहुत क्षति होती है और मिस्र के भी सैनिकों की क्षति होती है। उसके बाद में मिस्र में ही टर्की और ब्रिटेन के द्वारा मिलकर के एक गुट का निर्माण किया जाता है और यह पूरे विश्व का लगभग पहला गुट था जिसमें दो देश मिलकर के किसी एक देश के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए या युद्ध करने के लिए गुट का निर्माण करते हैं। और यही गुट का निर्माण भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध के लिए तैयार होगा। लेकिन यह जो गुट है यह ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और यह गुट खत्म हो जाता है। लेकिन नेपोलियन वहीं नहीं रुकता है। नेपोलियन फिर उस युद्ध विजय के बाद में वह फ्रांस लौटता है और फ्रांस लौटने के बाद में फ्रांस की सत्ता पर काबिज होता है 1799 में। और जो डायरेक्टरी रहता है उस डायरेक्टरी का विघटन कर देता है। विघटन करने के बाद वहां का सम्राट बनता है और एक नया विधान लागू करता है जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। और यही नेपोलियन कोड से फ्रांस की सत्ता संचालित होती है। और हालांकि ये नेपोलियन कोड जो है 1804 ईस्वी में लागू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह 1799 में ही अपने अंडर में ले लेता है, लेकिन डायरेक्ट अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित नहीं करता है। फिर से वह डायरेक्टरी का विघटन कर नया विधान लागू करने के बाद में वह दूसरी बार इटली के अभियान पर निकलता है 1800 ईस्वी में। और उस इटली के अभियान में, इसी अभियान में वह जाकर के वहां का सम्राट बनता है। पहले अभियान में वह राष्ट्रपति बना था और दूसरी अभियान में वहां का सम्राट यानी सर्वेसर्वा बन जाता है। और फिर जब वहां से लौटता है तो यह फ्रांस का सम्राट बनता है। सम्राट बनने के साथ ही वहां पे एक नेपोलियन कोड लागू करता है जो 1804 ईस्वी में लागू होता है। और उसी नेपोलियन कोड के आधार पर वहां की शासन व्यवस्था संचालित होती है। इस शासन व्यवस्था में क्या उसने केवल अपने हित के लिए सम्राट बना? नहीं, उन्होंने फ्रांस में बहुत ही सुधारात्मक कार्य किए। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दी, लोगों को फ्री किया, जीवन की आजादी दी, जीने की आजादी उन्होंने दी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की स्थापना, पेरिस विश्वविद्यालय की स्थापना, फ्रांस का सौंदर्यीकरण, आर्थिक स्थिति वहां का सुधारा, अनुशासन स्थापित किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा भूमि कर व्यवस्था में सुधार किया, उसको सुदृढ़ किया। सेवा कर जो लिया जाता था सर्विस टैक्स, उसमें सुधार किया। और फ्रांस में एक वैज्ञानिक पद्धति लागू करके वहां का विकास किया। ये सारे कार्य जो है वही नेपोलियन कोड के नाम से जाने जाते हैं। और फ्रांस के सम्राट बनने के साथ ही सुधारात्मक कार्य शुरू हो जाते हैं, पब्लिक खुश होती है। और इसका जो अभियान है वह रुकता नहीं है और जिसका नतीजा होता है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और यश राज्य मिलकर के एक तृतीय गुट का निर्माण 1805 में करते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी को रोकने के लिए तीन देश, एक आदमी को, नेपोलियन को रोकने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और यश राष्ट्र
तीन राष्ट्र मिल करके एक गुट का निर्माण करते हैं ताकि नेपोलियन को रोका जा सके, और नतीजा भी सामने आता है। उसके बाद उस गुट का निर्माण हो जाता है। उस गुट के निर्माण के बाद नेपोलियन जो है 1806 ईस्वी में जर्मनी का अभियान पर निकलता है। उस समय जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहता है। उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके वह 36 राज्य बनाता है, यानी, और वहां पे अपना कब्जा स्थापित करता है और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहां का सम्राट नियुक्त करता है। और फिर इसका कारवा आगे बढ़ता है और फिर मॉस्को अभियान, रूस के राजधानी मॉस्को, और यहीं से नेपोलियन का समझिए तो रफ्तार जो है वह रुकना शुरू हो जाता है। और आगे हम फिर देखेंगे 1812 में जो रूस की अभियान होती है, यहां से फ्रांस की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस अभियान में इसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और यह कमजोर होकर के अपने देश वापस आता है, जहां पे ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया, 4 देशों के सैनिक या सेनापति वह पेरिस में प्रवेश कर जाता है। वह पेरिस जो फ्रांस का राजधानी था, आज भी फ्रांस की राजधानी, प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने का नतीजा ये होता है कि नेपोलियन वहां कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने का नतीजा है कि उसे त्याग पत्र देना होता है। पहला गुट यह काम कर रहा है, और आपको जान करके हैरानी होगी, यही गुट का निर्माण जो है अब आगे के समय में हर जगह यूरोप में होना प्रारंभ होगा, और यही गुट बनते बनते जो अलग फिर बाद में 2 गुट बनेंगे और प्रथम विश्व युद्ध कराएगा यही गुट। नेपोलियन का त्याग हो जाता है। नेपोलियन त्याग पत्र देने के बाद में फाउंटेन ब्लू की एक संधि होती है, और उस संधि के तहत इसको कैद करके अल्बा के द्वीप पे भेज दिया जाता है। यह अल्बा इटली का एक द्वीप है, वहां पे इसको निर्वासित कर दिया जाता है। लेकिन इस अपनी बुद्धि क्षमता और तर्क के आधार पर वहां का भी 100 दिन का शासक बन बैठता है, सैनिक इन लोगों का और शासक बन बैठता है। वो ये देख करके बड़ी हैरानी होती है कि शासक है कैसा, कैद में भी है तो वहां का सम्राट बन के बैठा है। फिर वहां से वह भाग आता है, अपने वतन फ्रांस आता है। फ्रांस आने के बाद में यह फिर से अपने सैनिक को संगठित करता है, और संगठित करने के बाद यह रूस जो उस समय नेतृत्व कर रहा था, यह रूस की बर्बाद करने के लिए, यूं कहे रूस को पराजित करने के लिए फिर से एक अभियान शुरू करता है। और यह अभियान 1815 में होता है, और इस अभियान को हम वाटरलू का युद्ध कहते हैं। और यहाँ पे इसकी कहानी, यानी फ्रांस के या नेपोलियन के जो विश्व विजेता या यूरोप विजेता, यूरोप को संगठित करने की जो क्या कहते हैं जो लालसा थी, वहीं पे पूर्ण विराम लगता है। और ब्लू वाटर का युद्ध में पहली बार नेपोलियन बुरी तरह पराजित होता है। और इस पराजय का भी मैं कारण बता देता हूं। आप एक चीज रूस को जानते होइएगा कि रूस हमेशा से अपने स्वार्थ की राजनीति में पूरे विश्व में फेमस रहा है। वह किसी तरह का डायरेक्ट युद्ध करना पसंद नहीं करता है रूस। और यहां रूस बहुत बड़ी आबादी वाली क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है रूस का। और जिस समय इन्होंने वहां पे प्रवेश किया युद्ध के लिए, या यूं कहें कि आक्रमण के लिए, रूस के सैनिक बहुत चालाक थे। देखिए कि पूर्ण रूप से संगठित होकर के नेपोलियन की सेना आक्रमण कर रही है, तो क्यों ना हम पीछे हट जाए, हम उसकी सामना करने में सक्षम नहीं है। और रूस की सेना, जब नेपोलियन की सेना आगे बढ़ती थी, रूस की सेना गांव को खाली कर देती थी, और जितने फसल और जितने अनाज होते थे सब में आग लगा देती थी। ठंड का मौसम था, कोई भी सैनिक अपने साथ राशन लेकर तो चलता नहीं है, जिस क्षेत्र में कब्जा करता है वहीं के राशन से काम चलाता है। और रूस आग लगाते गया ताकि उनके सैनिकों को भोजन न मिल सके, और रूस दूर तक भागता गया। इसमें क्या हुआ कि सैनिक भूखे पड़ गए, कमजोर पड़ गए, और निरंतर
1799 से युद्ध में कार्यरत थे, जिसके कारण उनकी बल भी छीन हो गई थी। जब भूख से बर्दाश्त नहीं हुआ सैनिकों को, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना वापस चले, लेकिन नेपोलियन वापस आने को तैयार नहीं था और सैनिक टूट चुके थे। अब खाने को लालच पड़ गई। अब सैनिक ने अपने भूख मिटाने के लिए जो घुड़सवार थे, लगभग उस समय 6 लाख घुड़सवार गए थे, उन लोगों ने भूख मिटाने के लिए उसी घोड़ा को मार करके खाना शुरू किया। और घोड़ा मारने का नतीजा होता था कि एक घोड़ा मारा जाता था और सारे सैनिक उस पर टूट पड़ते थे, जिसका नतीजा हुआ कि आपस में भगदड़ मच गई, आपस में मारपीट हुए और उसमें कई सैनिक मारे गए, जिसका नतीजा हुआ कि बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में सेंट हेलेना, यानी दक्षिण अफ्रीका का एक सेंट हेलेना द्वीप है, वहां पे इनको कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद में उन्हें मीठा जहर, आर्सेनिक मीठा जहर देकर के इनको मार दिया गया और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत सारी बातें रह गई। एक तो मृत्यु पे कोई कहता है कि कैंसर से मौत हुई, कोई कहता है कि जहर से मौत हुई, कोई कहता है कि अल्सर से मौत हुई। बातें बहुत है, लेकिन स्पष्टता नहीं। और यहां से नेपोलियन युग की समाप्ति होती है और नेपोलियन के साथ एक पौराणिक या पुराने जो लोगों की विचारधारा है वह समाप्त होती है और एक नए युग का सूत्रपात होता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जरा हम इसको देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने फ्रांस में पहली बार एक ऐसा शासक हुआ जिन्होंने फ्रांस को एक नई बुलंदी, नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके अतिरिक्त लोगों को स्वतंत्रता दी, पोप के अधिकार को उसने कमजोर किया और पोप की जो संपत्ति थी उसको भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। फ्रांस का एकीकरण किया, एकजुट किया, फ्रांस के लोगों में राष्ट्र भावना को पनपाया और इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पे पड़ा। अभी तक जो भी व्यक्ति होते थे या जो भी लोग होते थे वो अपने स्वार्थ के लिए जीते थे कि उनको भोजन बढ़िया मिलना चाहिए, उनको कपड़ा मिल जाना चाहिए और उनके अधिकार को वंचित नहीं किया जाए। केवल इसलिए वे लड़ते थे या डिमांड करते थे। लेकिन इस बोनापार्ट के बाद में लोग अपनी इच्छा के लिए नहीं, लोगों में एक राष्ट्र भावना उत्पन्न हुआ और यह 19वीं सदी के प्रारंभ में लोगों के अंदर एक राष्ट्र भावना उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन होना भी देशों का शुरू हुआ। उसके पूर्व सीमाएं निश्चित नहीं थी। जो सम्राट होता था वह जहां तक अपनी शक्ति के दम पर एक सत्ता कायम करता था और जहां तक विस्तार करता था वह उसका क्षेत्र कहलाता था। अगर राजा निरंकुश होते थे तो उनका क्षेत्र बढ़ जाता था, अगर राजा कमजोर होता था तो उसका क्षेत्र घट जाता था। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप में जो भी सम्राट हुए उन्होंने अपने सीमा को बढ़ाना और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हो गए कि हम अपनी सीमा नहीं खोएंगे। और लोगों के अंदर भी एक चीज लगा कि हम जिस देश के नागरिक हैं, मेरा फर्ज बनता है उस देश के हित में हम कुछ कार्य करें।
नतीजा लोगों में अपने देश के प्रति मरने मिटने की एक जज्बा उत्पन्न हुई। अपने राष्ट्र के लिए बहुत सारे राष्ट्र इकट्ठा होने लगे और जब नेपोलियन ने ब्रिटेन को परेशान करने के लिए एक व्यापार नीति बनाया, यह व्यापार नीति था कि कोई भी राष्ट्र ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करे। लेकिन दो ऐसे राष्ट्र थे, एक स्पेन और एक पुर्तगाल, उन्होंने नेपोलियन की इस नीति को मानने से इनकार कर गया कि हम व्यापार ब्रिटेन के साथ नहीं करेंगे। यह कहा कि नहीं, हम व्यापार करेंगे। परिणाम स्वरूप स्पेन के साथ और पुर्तगाल के साथ ब्रिटेन का व्यापार होता रहा और हर जगह से ब्रिटेन, फ्रांस के साथ व्यापार, इटली के साथ व्यापार और जर्मनी के साथ व्यापार बंद हो गए। और इस व्यापार के बंद होने से ब्रिटेन जो है अपना पूरा फोकस पुर्तगाल और स्पेन में किया, जिसका नतीजा हुआ कि ब्रिटेन का व्यापार जो है स्पेन और पुर्तगाल में विस्तृत हो गया। यही नहीं, एक इसकी भी शुरुआत जैकोबियन से हुई थी। वो चीजें, जैकोबियन वाला काम सब खत्म हो गया और वहां से नेपोलियन के बाद से जिस युग की शुरुआत होती है, वो उस युग को हम लोग यूरोप का राष्ट्रवाद कहते हैं। क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को एकीकरण का सपना देखता था, लेकिन वो तो सपना साकार नहीं कर सका। लेकिन उस क्षेत्र में बहुत हद तक उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफलता भी पाया, जिसका नतीजा ये होता है कि नेपोलियन को सबसे बड़ा विश्व विजेता या सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है। क्योंकि पूरे विश्व में आप नजर उठा करके देखें तो इससे बड़ा साम्राज्य विस्तारवादी कोई भी नेता नहीं रहा। यहां तक कि उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो कार्य किया और उस कार्य को एक ऐसी इबादत के रूप में लिखी गई जिसको कोई भुला नहीं सकता है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। यहां तक कि आप एक चीज देखते होइएगा कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई। हैरानी वाली बात यह है, हैरानी वाली, अब देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह उपाधि भारत के लेखकों ने दी है। अब ये जो भारत के लेखक रहे होंगे, या तो सकल रहे होंगे, फड़की रहे होंगे, या वामपंथी विचारधारा के रहे होंगे। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति का शासनकाल 325 ईस्वी से 375 ईस्वी और किसी का शासनकाल 1804 से और 1815, जो 1200 वर्ष पहले होता है शासक, उसको इसकी उपाधि दी जाती है, जो कतई न्याय संगत नहीं है। क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद लगभग 1200 वर्षों के बाद में नेपोलियन पैदा होता है। और गुणों की तुलना करें तो समुद्रगुप्त नेपोलियन से 100 गुना आगे हैं। समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू का युद्ध हारा। नेपोलियन का शासनकाल ठीक से देखे तो 11 वर्ष का रहा, लेकिन समुद्रगुप्त का शासनकाल
50 वर्षों का रहा। समुद्रगुप्त कवियों, चित्रकारों, गीतकारों को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, लेकिन नेपोलियन के बारे में ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिलता है कि गीतकार, संगीतकार या अन्य लोगों को इन्होंने सम्मान दिया। समुद्रगुप्त फ्लेक्सिबल थे, जनता की भलाई, पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रों व्यवहार, लेकिन नेपोलियन केवल अपने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करना, किसी देश के साथ इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रहा। तो कुल मिलाकर हम यूं देखें कि जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है यह 100% हमारे नजरों में गलत है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ ये जो फ्रांसीसी क्रांति का तीसरा चरण था यही मैं समाप्त करता हूं, और इस चरण के समाप्ति के साथ ही मैंने बताया कि 1815 से एक नए युग की शुरुआत होती है जिसको हम यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। और संयोग से जो सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं तो इस सीक्वेंस में फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जो यूरोप का राष्ट्रवाद आता है यह क्लास 10th का लेसन 1 है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।